हमारे पास डीएक्सन क्लिनिक से डॉक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, जिसे पिछली बार बताया था हमारे डॉक्टर ने, किस तरह आपका पोस्चर होना चाहिए, किस तरह से आपका बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से आपको चलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। और आज फिर हमारे साथ डॉक्टर हरमनजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं आज इसका खास प्रोग्राम में। और इसमें ये बात करेंगे मेडिसिन का, किस तरह से मेडिसिन जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आयुर्वेदास होते हैं, उनको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से लोगों को बताना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर हरमनजीत सिंह जी को। सर गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू उत्तम गुड जी। मॉर्निंग। एंड आई होप, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का ये प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है। पर जिन्होंने भी अभी तक ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये जितना ज्यादा लोगों में स्प्रेड करोगे, फैलाओगे, जितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। सर ओवर टू यू सर। थैंक यू उत्तम जी। आपने डीएमआई के इतने सारे अपडेट दे दिए तो आई वाज थिंकिंग कि डीएक्सिन क्लिनिक का भी मैं एक अपडेट दे दूं सबको। तो अभी हमारा जो महानारायण ऑयल एंड पोटली का पैक है, डीएक्सिन क्लिनिक का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है वो। उस पे अभी बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। तो आप सब में से किसी को भी अगर वो चाहिए होगा तो यू कैन, आप क्लिनिक पे कॉल करके आप उसको ऑर्डर कर सकते और मैं हो। ओके। चाहूंगा आज इस प्रोग्राम में आप 2 मिनट उस ऑयल के बारे में भी बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है वो ऑयल और किस तरह यूज किया जाता ठीक है। तो महानारायण ऑयल जो है ना, वो बहुत सारी हर्ब्स को सेसमे ऑयल के बेस पे मिला के उससे बनाया गया है। उसके साथ दो पोटली आती है हमारी। उस पोटली के अंदर भी हर्ब्स है। होता है हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, सिकाई करने को। जब गर्म चीज से सिकाई करते थे उसको हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो जब भी आपके कहीं भी जॉइंट स्टिफ हो, अर्थराइटिस के केसेस में या जॉइंट स्टिफनेस के केसेस में या कहीं पे भी जनरल पेन हो, वहां पे आप उस ऑयल से मसाज करके, ये ऐसी आपके पास पोटली आएगी। वो पोटली को तवे के ऊपर आपको गरम करना है। और गरम करने के बाद आपको जहाँ पे भी आपको पेन है वहां पे आपको 5 से 10 मिनट तक उसके लिए उसके साथ सिकाई करनी है। एंड ये आपके पास महानारायण ऑयल ऐसे आएगा 100 ml में, और ये महानारायण का कॉन्सेंट्रेट है। तो अगर आपका बहुत लंबे टाइम से पेन है तो आप इसको एज इट इज यूज करो। और अगर कोई ज्यादा लंबे टाइम से पेन नहीं है, एक्यूट पेन है, तो आप इसको गैनो मसाज ऑयल के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हो, या तो 100 ग्राम तिल का तेल लेके उसके साथ डाइल्यूट करके यू कैन यूज इट। तो एक तो इसके अंदर जितनी हर्ब्स है, ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा हर्ब्स इसमें डालिए कॉन्सेंट्रेट करके। वो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत इफेक्ट करेगी। साथ में पोटली के पास साथ जब आप सिकाई करोगे तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो वो भी आपके रिकवरी को बहुत इम्प्रूव करेगी। तो स्पेशली अर्थराइटिस के केसेस में इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो आप में से जिसको भी चाहिए होगा तो इस टाइम पे महानारायण ऑयल का बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है क्लिनिक में। वैसे 799 का है, बट अभी 799 के आपको दो मिलेंगे। तो आप क्लिनिक पे फोन करके आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हो अभी। ओके। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, पिछली बार हमने पोस्चर के बारे में बात की थी कि पोस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, पोस्चर खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजन पोस्चर खराब होने का था, मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी एक पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड करके रखते हो तो उस वजह से आपके बॉडी में इम्बैलेंसेस क्रिएट होने शुरू होते हैं, एंड उस वजह से जाके आगे प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई थी मैंने, मूवमेंट। बॉडी में मूवमेंट होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक बॉडी की आप मूवमेंट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट इज मेडिसिन। मूवमेंट करना ही आपकी बॉडी के लिए मेडिसिन है, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए ही बनी है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार, उसके बाद विल, मेरी एक बार स्क्रीन विजिबल है तो आप में से कोई एक बार मुझे थम्स अप कर देना प्लीज। है। या विजुअल इज ग्रेट। ओके। ओके। सो मूवमेंट इज मेडिसिन। तो जब भी मूवमेंट की हम बात करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट होती कैसे है। जब भी आपने कोई भी एक्शन लेना हो, आपने कोई भी मूवमेंट करनी हो, परफॉर्म करनी हो, तो आपकी हड्डी के ऊपर मसल्स होती हैं। तो जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मसल्स टाइट होती हैं, तब आपके जॉइंट्स मूव करते हैं, मूवमेंट हो पाती है।
और इस मूवमेंट को करने के लिए जो सिग्नल आता है वो आता है आपके नर्वस सिस्टम और आपके ब्रेन से। ब्रेन नर्व्स के थ्रू आपका सिग्नल भेजता है कि मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है, और आप फिर वो मूवमेंट करते हो। तो पहले ये पता होना जरूरी था कि मूवमेंट करते कैसे हैं, तो वो अभी आपको क्लियर हो गया। तो लॉस ऑफ मूवमेंट, जो लॉस ऑफ मूवमेंट है वो बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि क्यों मूवमेंट चली गई बॉडी में से। इसमें से आप देखोगे कि किसी को चोट लग गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका भी एक रीजन होता है। या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को हो गया, किसी की नर्व्स में प्रॉब्लम आ गई, या किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से ब्रेन में कुछ कंकशन आ गया, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, पार्किंसंस हो गया, स्ट्रोक आ गया किसी को। उसकी वजह से भी मूवमेंट का जो लॉस है हमारी बॉडी में वो हो जाता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है आज की हमारी जिंदगी में, क्योंकि पूरा दिन मोस्टली मेजरली हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ही होते हैं, हम बैठे ही होते हैं एक ही पोजीशन में। तो उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो आता है वो आता है एजिंग और डीजेनरेटिव डिजीजेस जो एजिंग के साथ आते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, सार्कोपीनिया हो गया। सार्कोपीनिया के बारे में हम आगे भी हम बात करेंगे। बट एजिंग के साथ जो डीजेनरेटिव डिजीजेस आते हैं, अगर प्रॉपर इसका इसको हम रोक सकते हैं, जो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं एजिंग के साथ। और उसको रोकने का भी एक ही तरीका है, जो कि आज की हमारी प्रेजेंटेशन का भी टॉपिक है, दैट इज मूवमेंट। एंड मूवमेंट से यहाँ पे जो मतलब है दैट इज एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज आपकी सारी मसल्स को जो भी उसका काम है उससे वो काम कराना, दैट इज मूवमेंट। लैक ऑफ एक्टिविटी जो है दैट वीकन्स आवर मसल और रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। जो जब भी आजकल हम बैठे रहते हैं या कुछ हम मूवमेंट नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि जब भी आप किसी से काम लेना बंद करोगे तो वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आपके घर में कोई भी गाड़ी खड़ी है, अगर वो चलेगी नहीं डेली, तो खड़े खड़े भी वो खराब होगी। तो वो एक प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ एक्टिविटी वीकन्स मसल्स, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी बहुत कम कर देता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो फिजियोथेरेपी में हम एक पिरामिड यूज करते हैं। उसमें जो सबसे नीचे आता है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, और ऊपर की तरफ जाते जाते ये कम होता रहता है। तो इसका लेवल हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बेस पे होता है, तो सबसे ज्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हमें उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में जो चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, कि आपके जॉइंट्स इंडिपेंडेंटली कितना मूव कर सकते हैं। आप अपनी विल के ऊपर अपने जॉइंट्स को कितना मूव करा सकते हो, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी के बाद जो अगला लेयर आता है जो कि और थोड़ा कम होता है, दैट कम्स टू स्ट्रेंथ। आपके जो मसल्स हैं उनमें कितने स्ट्रेंथ है वो मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो मोबिलिटी में भी जब भी आप मूवमेंट करोगे तो कुछ आपका एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होता है। रेंज ऑफ मोशन होता है कि आपके जॉइंट्स में कितने मूवमेंट हो सकती है। जैसे मेरा ये हाथ है, मैं हाथ को मैंने ऐसे मोड़ा तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 180 डिग्री नहीं हुआ, लेकिन 160 के आसपास कुछ डिग्री हुआ। तो दिस इज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। लेकिन आप किसी का भी हाथ पकड़ के उसको उसके हाथ होल्ड करने के बाद भी अगर आप उसको दबाओगे तो और भी आगे ये जॉइंट मूव कर सकता है। इसको हम बोलते हैं पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। तो स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन करती है कि आप अपनी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में प्रॉपरली अपने जॉइंट्स किस तरह से मूव कर सकते हो। उसके लिए स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ के बाद जो अगला लेयर आता है वो आता है स्किल्स का, कि उन मसल्स को स्पेसिफिक स्किल्स के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। इसका हमको डेली लाइफ में ऐसे जनरल यूज तो नहीं है स्किल्स का, क्योंकि इसको हम स्पोर्ट्स में बहुत यूज करते हैं। स्पेसिफिकली जब स्पोर्ट्स में हम जाते हैं तो उसमें स्किल्स की जरूरत होती है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में अलग अलग टाइप की स्किल्स की जरूरत होती है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या हो गया, वो पैटर्न ऊपर नीचे बहुत हो गया है। अब कई लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो जिम जाके एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, बट वो पहले के दो स्टेप भूल गए, द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मोबिलिटी। तो जब वो स्ट्रेंथ भी उस बेस बेस से अगर ज्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम आना बहुत कॉमन है। तो उस चीज का बैलेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी मोबिलिटी बहुत इम्पैक्ट हो सकती है। जैसे कि मसल जॉइंट्स में जब स्टिफनेस आ जाती है, मसल स्टिफनेस हो जाती है कई बार,
न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में, जैसे आप कोई पार्किंसंस का पेशेंट्स देखोगे, या अगर आप सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट देखोगे, कोई बच्चा देखोगे, तो उनके जॉइंट में बहुत स्टिफनेस होती है। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से स्टिफनेस आई होती है। तो डब्ल्यू ने अभी कुछ टाइम पहले एक फिजिकल एक्टिविटी एंड सेडेंटरी बिहेवियर के ऊपर एक प्रॉपर उन्होंने एक बुक निकाली थी, ऑलमोस्ट 70-80 पेजेस की। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो भी देख सकते हो। तो उसी में से मैंने इनके कुछ पॉइंट्स लिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो पब्लिशिंग थी उसमें से। सेडेंटरी बिहेवियर जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट की डिजीजेस के लिए, कैंसर की वजह से जितनी डेथ्स होती हैं उसमें, और टाइप 2 डायबिटीज, इन तीन चीजों के लिए सबसे वन ऑफ द मेजर कॉज इज सेडेंटरी बिहेवियर। मतलब आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी मतलब अ, जहाँ भी आप बैठे हो, मतलब आप काम के टाइम बैठे हो, आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगा, उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से डेथ, कैंसर, और कैंसर की वजह से जो डेथ होती है, और टाइप 2 डायबिटीज, इन तीनों का वन ऑफ द मेन रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और उसी के लिए ही डब्ल्यू ने वो ऑलमोस्ट 80 पेज की एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें किड्स से लेके एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स, उसके बाद डिसेबल्ड लोगों में जितनी भी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है उस सब के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया बताया था। तो मैंने इसमें से एडल्ट्स का आपके लिए निकाल के लाया हूँ। एडल्ट्स में डब्ल्यू के हिसाब से एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपके एक हफ्ते में जरूरी है। 150 to 300 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे से 3 घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी। मॉडरेट इंटेंसिटी हो गया आप जॉगिंग पे चले गए, थोड़ा लाइट रनिंग पे चले गए, ब्रिस्क वॉक आपने की, या आपने डांस आपने किया, तो उसको मॉडरेट इंटेंसिटी में एरोबिक एक्टिविटी हम बोलेंगे। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हम यूज करते हैं वो एक्सरसाइज जिसमें आप एकदम से कोई एक्सप्लोसिव मूवमेंट नहीं कर रहे और आपकी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। या तो आप 1.5 से 3 घंटे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या तो 75 मिनट्स to 150 मिनट्स। आपको एकदम हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करनी है एक वीक में, एक हफ्ते में आपके लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा एकदम विगरस एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे फुटबॉल खेलना हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो ये सब एडल्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनिमम बताया है डब्ल्यू ने। एक मिनिमम मतलब इतना होना तो बहुत जरूरी है, इसके नीचे तो नहीं चलेगा। और साथ में फिजिक लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बीइंग सेडेंटरी, मतलब आपका जितना भी सेडेंटरी टाइम है दिन भर में, जब जितने टाइम भी आप बैठे रहते हो, उसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कम करने के लिए आप कुछ मत करो। अगर आपको बैठ के काम करना है तो आप देखो, आप थोड़ा सा ऊंचा टेबल लो एंड आप ट्राई करो कि आप खड़े होके वो काम करो। तो सेडेंटरी में नहीं आया, क्योंकि उसमें आपकी मूवमेंट थोड़ी बहुत होती रहेगी। या अगर आपने लिफ्ट यूज करनी है, लिफ्ट मत यूज करिए, आप उसकी जगह स्टेयर्स यूज कर लीजिए। तो वो उतना चेंज भी आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट आपको देगा ही, और वो जो उसका नुकसान है, नुकसान होने से तो बचाएगा। और एडिशनल बेनिफिट के लिए डब्ल्यू ने बोला है कि मिनिमम 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा आप मसल स्ट्रेंथनिंग करो, मतलब वर्कआउट करो, प्रॉपर वर्कआउट एक्सरसाइज, जिसमें बॉडी की ओवरऑल जितनी भी मेजर मसल्स ग्रुप है उन सबका वर्कआउट होना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो डब्ल्यू ने मिनिमम बताया एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी। ये या तो एटलीस्ट 75 मिनट to 150 मिनट्स विगरस इंटेंसिटी, मतलब एकदम हाई इंटेंसिटी 1.5 घंटे के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप 3 घंटे से 5 घंटे के लिए आपको लो मॉडरेट एक्टिविटी आपको जरूरी है। और इसके साथ अगर आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो मिनिमम 2 दिन, 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी बॉडी के जितने भी मेजर मसल ग्रुप है उन सबका इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपने कम करना है, और उसकी जगह पे आपने कुछ ना कुछ मूवमेंट लेके आनी है, चाहे वो कितनी भी लाइट इंटेंसिटी की भी क्यों ना हो, चाहे वो वॉकिंग हो गया या स्टेयर चढ़ना ही हो गया, तो वो लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसमें ऐड तो नहीं किया, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स में
WHO में लिखा हुआ था ओल्डर एडल्ट, WHO के अकॉर्डिंग 65 प्लस एज के लोग होते हैं, उनमें WHO ने लिखा हुआ था उनका भी एटलीस्ट 2 डेज अ वीक मसल स्ट्रेंथनिंग। और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इंडिया में जब कोई 60 साल के ऊपर का हो जाता है तो वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, अब हम कहाँ जिम जाएंगे, वर्कआउट कैसे करेंगे, हमें तो चोट लग जाएगी, हमारी हड्डी टूट जाएगी। लेकिन WHO के हिसाब से वो बेयर मिनिमम है, उतना तो आपको करने की जरूरत ही है। कम से कम 2 दिन आपको हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, कसरत करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 65 के बाद भी। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी सोसाइटी में, इंडिया में कितना अभी लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और वो चेंज करना आपको चेंज करना पड़ेगा वो। और जब आप चेंज करोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल में हमारे इंडिया की जो सोसाइटी होगी वो भी धीरे धीरे और इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? तो क्या है, जब भी आप मूवमेंट करते हो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सर्कुलेशन से क्या होगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब आपके दिल की पावर बढ़ेगी, आपके हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ेगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसको कोई भी डिजीज आने से बचेगा, हार्ट डिजीज से आप बचोगे। साथ में आप एरोबिक एक्सरसाइज करोगे, अगर आप रनिंग कर रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, कोई भी रनिंग मूवमेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपकी लंग कैपेसिटी वो भी इंक्रीज होगी। लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी आपकी, तो आपको कोई भी सांस वाली दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा, और जल्दी करके आएगी भी नहीं। ठीक है, आपके जॉइंट्स के अराउंड आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। तो उससे क्या होगा, आपके वो जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखेगी, और वो आपस में जॉइंट्स टकराएंगे नहीं, और टकराने के बाद जो डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं जैसे कि अर्थराइटिस जिससे आता है, वो आने से बचोगे आप, वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। और साथ में मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो जिसमें आपको आपका ब्लड सर्कुलेशन एक तो हो गया, तो आपको वैसे ही कामिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, साथ में आपके फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आपको अंदर से ही बहुत अच्छा लगता है। और जो कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक डिप ले लेते हैं हमारी बॉडी में, और वो हॉर्मोन्स का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, ऑटोमेटिकली जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। प्लस एक्सरसाइज करना अपने आप में ही एक मेडिटेशन भी है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो वो एक टाइप से आप मेडिटेट भी कर रहे हो। तो आप देखो, एक सिर्फ एक्सरसाइज करके आप कितनी चीजों के ऊपर काम कर सकते हो। आप अपने हार्ट के लिए काम कर सकते हो, हार्ट को इम्प्रूव कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, आपको आगे चल के कोई भी सांसों वाली दिक्कत नहीं आएगी, फेफड़ों में आपके मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचोगे, और आपको बैलेंस होने में, आपके बैलेंस इंप्रूव होगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव होंगी, और साथ ही साथ आपका मेंटल हेल्थ जो है वो भी इंप्रूव होगा। तो दिन का सिर्फ 40 से 50 मिनट निकाल के आप 5 से 6 बेनिफिट्स अगर ले सकते हो, तो इससे बढ़िया चीज तो और कोई नहीं हो सकती। साथ में आपका जो मस्कुलर सिस्टम होगा उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, और मसल एट्रोफी मतलब अ, जितनी भी आपके पास मसल है, अगर उसका मसल मास कम होना शुरू हो जाए उसको एट्रोफी बोलते हैं। जब भी आप मसल्स अपनी यूज करना बंद करते हो, 2 हफ्ते के बाद वो रिवर्स गियर डाल के वापस कम होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज होने के लिए उसको ऑलमोस्ट 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, लेकिन वापस आने के लिए वो फटाफट रिवर्स गियर मार के पीछे को आ जाती है। तो वो प्रिवेंट होगा, एक तो मसल एट्रोफी होना, दूसरा आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्केलेटल सिस्टम में आता है तो आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, फ्रैक्चर का रेट जो कि स्पेशली 60 प्लस के बाद जाके फॉल होके जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो होने में बहुत रिडक्शन होगा, वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास अगर मसल्स होंगी तो पहले आपके बैलेंस करने की एबिलिटी आपके पास रहेगी, क्योंकि उसमें से आपको, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है मसल्स में से कि अभी ये जॉइंट किस पोजीशन में है। ये 3D इन्वायरमेंट है, तो इस इन्वायरमेंट में वो किस पोजीशन पे अभी है, और मुझे उसको कहाँ लेके जाना है, उसके लिए मुझे कौन सी मसल यूज करनी है। तो वो सब आपके मसल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और फिर ब्रेन वो मसल को एक्टिवेट करता है जिसकी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तो आपके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप गिर भी जाते हो, तो प्रॉपर वर्कआउट करते टाइम
आपके बोन में भी माइनर माइनर फ्रैक्चर्स आते हैं, और जब वो फ्रैक्चर्स रिपेयर होते हैं तो आपके बोन की डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी यूएस में ही, उसमें 60+ एज के लोगों को लिया गया था, एंड उनको बहुत हेवी लेवल पे उनको पावर लिफ्टिंग करानी शुरू की गई थी। तो हुआ क्या, 2 ढाई साल बाद जब उनका बोन डेंसिटी का टेस्ट हुआ, तो उनके एज के हिसाब से अगर उनका जो बोन डेंसिटी थी वो 100% से भी ज्यादा था, मतलब जितना उनके में होना चाहिए, मतलब उनके हिसाब से डॉक्टर्स ने बोला था कि इतना बोन परसेंट होना चाहिए, उससे भी कहीं ज्यादा उनकी बोन डेंसिटी थी। तो साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो तब वो भी देख के हैरान हो गए थे कि 100% से ज्यादा भी किसी की बोन डेंसिटी, वो भी 65 के बाद कैसे हो सकती है। तो आपका स्केलेटल मसल्स, आपको एक तो फ्रैक्चर होने का चांसेस कम होंगे, दूसरा आपकी जो बोन्स की डेंसिटी है, आपके जो बोन में डेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वो अच्छे से पंप कर पाएगा, प्रॉपरली ब्लड पंप कर पाएगा, उसमें जल्दी हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। Neurological system enhances coordination, reduces risk of cognitive decline. Cognitive decline, आप देखोगे जब भी एजिंग के साथ क्या होता है, लोगों को समझ आना थोड़ा बंद हो जाता है, ब्रेन फॉग बोलते हैं इसको। तो एक तो इस पे हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है, दूसरा क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन और जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक्सरसाइज। सार्कोपीनिया जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, तो एक एज आने के बाद हर साल आपके बॉडी में से जो मसल मास है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ये अर्ली 30s में भी शुरू हो जाता है, लेकिन यूजुअली देखा गया है 40s के बाद, मतलब 40 साल की उम्र होने के बाद आपके बॉडी में से हर साल 1% मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। तो जब तक आप 40 से 50 पहुंचते हो, तो ऑलमोस्ट 10% आपका मसल मास तो गया। जब 50 से 60 पहुंचते हो, तो आपका 20% मसल मास उड़ गया। 60 से आप 65 पहुंचते हो तो 25% गया। अब आप सोचो कि जब आप 40 पे थे, तब आपके पास जितना भी मसल मास था, एक तो आपने एक्सरसाइज कर नहीं करते, तो हर 2 हफ्ते में आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, वैसे ही मसल मास कम हुआ। फिर आपका 1% मसल मास वैसे भी कम हो रहा है एवरी ईयर। तो वो 25% था, लेकिन ऑल एंड ऑल मिला के वो ऑलमोस्ट 30 से 40% आपका मसल मास कम हो गया। तो फिर आप 60 के बाद जाके फिर तो आपको डंडा लेके चलना पड़ेगा। आप वो है किसी की हेल्प से ही चलोगे। आपको अगर उठ के कपड़े भी चेंज करने हैं, तो आपको उसके लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। वॉकिंग पे आपको जाना है तो भी आप किसी को साथ लेके जाओगे कि भाई मैं गिर ना जाऊं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये एज के साथ आती हैं, और ये मसल मास जो कम होता है हर साल, उसको हम बोलते हैं सार्कोपीनिया। और 30s के बाद ये शुरू हो जाता है। 30s के बाद अगर किसी का नहीं भी शुरू हुआ, तो जैसे ही आप 40 हिट करते हो, उसके बाद तो ये चालू हो ही जाता है। तो ये तो होना ही है। इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? 1% कम हो रहा है तो आप ट्राई करो, आप 5-6% बढ़ाओ। कम कम क्यों हो रहा है? वो बोला था ना कि एक लाइन है, उसको छोटा करना है, तो नीचे उसकी बड़ी लाइन खींच दी थी। तो 1% कम हो रहा है तो आप 4% बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ, धीरे धीरे वो आपका बढ़ेगा ही ना ओवरऑल। और वो बढ़ेगा कैसे? मूवमेंट से। मेरी प्रेजेंटेशन में पता नहीं घूम फिर के बात सारी मूवमेंट पे आ जाती है, और चलो अच्छा भी है, क्योंकि इसकी जरूरत भी बहुत है आजकल हमें। और यहाँ पे वापस WHO ने लिखा है, इन ओल्डर एडल्ट फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स प्रिवेंट फॉल एंड फॉल रिलेटेड इंजरी एंड डिक्लाइंस इन बोन हेल्थ एंड फंक्शनल एबिलिटी। मतलब 65 के ऊपर के लोगों को WHO ओल्डर एडल्ट्स बोलता है। तो फिजिकल एक्टिविटी, WHO क्या कह रहा है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो फॉल मतलब गिरना, और गिरने के बाद जो इंजरीज होती है, जो चोट लगती है, उसको बचाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपकी बोन हेल्थ, आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए, और आपकी फंक्शनल एबिलिटी जैसे आपका दिनचर्या में जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो, उसको फंक्शनल मूवमेंट्स बोलते हैं।
या आपने नीचे से कुछ उठाया आपने ऊपर रखना है, दिस इज ऑल्सो फंक्शनल मूवमेंट। तो फंक्शनल एबिलिटी आपकी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए ओल्डर एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार मैं आपके लिए ना कुछ बेसिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल भी लेके आया हूँ जो कि आपके सिडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको बचाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये मेजरली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया बेस में सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसके बाद ऊपर मोबिलिटी आता है, देन कम्स द स्ट्रेंथ एंड देन स्किल। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल वैसे ही लोग नहीं कर रहे, सीधा स्ट्रेंथ पे चले जाते हैं। तो स्ट्रेंथ के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज, 8-9 एक्सरसाइज है, 10 से 11 एक्सरसाइज है, ये अगर आप दिन हर दिन कर सकते हो तो आपको अंदर से खुद ही पता चलेगा कि आपको क्या इफेक्ट आ रहे हैं। पहली जो एक्सरसाइज है उसको ओपन बुक बोलते हैं हम। ठीक है। इसमें क्या है, आप पूरा दिन जब बैठे रहते हो आपकी स्पाइन जो है वो स्टिफ हो जाती है। आपकी थोरैसिक स्पाइन जो है वो ऐसे मूव करने के लिए मतलब बनी है। जो स्पाइन में मूवमेंट है पूरी स्पाइन में, वो गोल घूमने के लिए भी है, आगे और पीछे बेंड होने के लिए भी है। तो ये मूवमेंट्स हमारी स्पाइन से चली गई हैं, बहुत लिमिटेड हो गई है, इसको धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए एक ये 2 एक्सरसाइज है ओपन बुक। इसमें आपको जमीन पे या तो आपको बेड पे आपको लेट जाना है, पैर आपके फोल्ड करके आपको लेटना है, दोनों हाथ आपके सामने होंगे, कंधे के सामने, की छाती के सामने। ठीक है। उसके बाद आपने वैसे ही लेटे हुए ऊपर वाला जो हाथ है उसको पीछे की तरफ लेके जाना है। आपने ट्राई करना है कि आपने अपना जो कंधा है, जो कि ऊपर वाला कंधा है, उसको आपने पीछे जमीन पर टच कराना है। हो सकता है आप में से कई लोग टच ना करा पाए, तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, धीरे धीरे वो हो जाएगा अपने आप। ठीक है। आपको अपना कंधा पीछे की तरफ टच कराना है जमीन के साथ, एंड उसके बाद वापस आप इसी पोजीशन में आ जाओगे। तो इसको हम बोलते हैं एक रेपिटेशन, एक रेप हुआ आपका। तो आपको इसको 10 बार करना है। 10 बार करने के बाद आपको साइड चेंज करनी है एंड फिर आप दूसरी तरफ से करोगे। तो अब ये पूरा मिला के हो गया एक सेट। और फिर अब इसी चीज को आप 3 बार रिपीट करोगे, मतलब 10 रेपिटेशन आप करोगे और इसके 3 सेट्स कंप्लीट करोगे, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से। ठीक है। उसके बाद आप सीधे खड़े होके आप एक साइड को झुकोगे, दूसरा हाथ आपके ऊपर से आएगा और आपको इस साइड पे पूरा स्ट्रेच फील होगा। अंदर यहाँ पे बहुत डीप मसल्स होती हैं, वो उस पे आपको बहुत डीप स्ट्रेच फील होगा। स्पेशली जो लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं या जब बैठते टाइम, कुर्सी पे बैठते टाइम एक साइड पे लीन हो जाते हैं, उनका वो जिस भी साइड लीन होते हैं उस साइड तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। और अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर करोगे तो हो सकता है आप में से कई लोगों को ये भी दिखे, एक साइड तो मैं ज्यादा नीचे जा पा रहा हूँ लेकिन दूसरी साइड में जा ही नहीं पा रहा। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है, आपको ये रेगुलरली करना है। धीरे धीरे वो भी आपकी जो मसल्स हैं जो टाइट हो चुकी हैं वो खुल जाएंगी और आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी वापस आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, ये भी आपको 10 बार करना है, ये भी आपको 10 बार करना है। लेकिन जब आप इस पोजीशन में आ जाओगे, इस पोजीशन में आने के बाद आपको उसको 5 सेकंड तक रोक के रखना है। जैसे आप इधर आए, इधर आने के बाद आपको गिनती गिननी है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आप वापस ऊपर आओगे, फिर आप दूसरी तरफ को बेंड होगे। तो ऐसे करके आपको 10 टाइम करना है दोनों साइड, और इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। ठीक है। फिर अगली एक्सरसाइज जो आती है वो थोरेसिक एक्सटेंशन। पूरा दिन टेबल के सामने बैठ के लैपटॉप पे काम करते हुए, या जो स्टूडेंट्स है वो नोटबुक में कुछ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, वो करते हुए आपका क्या है कि आपकी जो स्पाइन है, आपका जो थोरेसिक स्पाइन है वो आगे की तरफ ऐसे फिक्स हो जाती है। तो उसको आपने क्या करना है, अगर आपके पास फोम रोलर है, अमेजोन पे 400-500 का मिल जाता है आपको, उसका और भी बहुत जगह आप यूज कर सकते हो। अगर वो नहीं भी है तो आपने कोई भी एक टावल का रोल बना के अपने कंधे की जो पीछे एक स्कैपुला करके एक हड्डी होती है उसके जस्ट नीचे आपको रखना है, मतलब मिड बैक पे अपने रखना है। और मिड बैक पे रखने के बाद अपने दोनों हाथ आपने अपने सिर के पीछे अपने दोनों हाथों को लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपने अपने पैर फोल्ड करके आपको फिर पीछे की तरफ देखना है। मतलब आप इस पोजीशन में आके इसको अपनी मिड बैक पे रख के हाथ दोनों अपने सिर के पीछे आप रखोगे, उसके बाद आपको पीछे की तरफ देखना है। तो आपको आगे की तरफ बहुत स्ट्रेच फील होगा, इसको भी आपको 5 सेकंड तक रोकना है। और
इसके भी आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं और उसके 3 सेट्स करने हैं आपको इन टोटल। 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स। ये बहुत लोग, ऑलमोस्ट 80% लोगों को ये करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, 10 रेपिटेशंस भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको फिर कम कर लो अपने हिसाब से। आप उसको 6 कर लो या 7 कर लो, जितना भी आप कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करके आप 10 तक लेके आओ। फिर आता है चाइल्ड पोज टू कोबरा। ये कोबरा पोज तो आपको आपने योगा में देखा ही होगा। तो इसके लिए इसमें आपको क्या 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 करना है, आपको ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आना है। आपके जो घुटने हैं आपके हिप के नीचे होंगे, और आपके जो हाथ है वो आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे होगा। उसके बाद आपको पीछे की तरफ जाना है, ऐसे बच्चे की तरह। जैसे बच्चे जब नए नए अभी क्रॉल करना शुरू शुरू नहीं किया होता उन्होंने, तो ऐसे बैठते हैं। तो ऐसे आपको लोअर बैक में पूरा स्ट्रेच फील होगा। और हाथ भी जो है आपके हाथ में कहीं भी फोल्ड नहीं होना चाहिए, एकदम आगे एक्सटेंडेड होना चाहिए। और फिर जहां पे भी आपने हाथ रख दिया, हाथ आपका वहां से नहीं उठेगा। ठीक है, हाथ आपका वहीं पे फिक्स रहेगा। फिर आप यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड करोगे। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद आप इस पोजीशन में आओगे। इस पोजीशन में आने के बाद आगे आप वापस कोबरा पोज में जाओगे। कोबरा पोज में जाने के बाद आपने मुंह भी ऊपर को तो करके आपने 3 से 4 सांसें लेनी है, गहरी गहरी। तो उससे क्या होगा, आपका जो आगे की तरफ छाती ऐसे दब गई है, आपका स्टर्नम जो है वो धीरे धीरे करके खुलेगा। तो इसको भी आपको 10 बार करना है। अगर आप 10 बार नहीं कर पा रहे तो आप उसको कम कर लो, आप 5 बार करो, 6 बार करो, 7 बार करो, धीरे धीरे करके उसको 10 तक लेके आए। वापस इसको 3 बार रिपीट करना है, इसके 3 सेट्स करने हैं। फिर ब्रिजेस। तो ब्रिजेस आजकल हमारे सभी लोगों की ग्लूट्स मसल जो है वो बहुत वीक हो चुकी हैं, प्रॉपरली फायर नहीं करती, प्रॉपरली हम उसको यूज नहीं कर पाते। मतलब यूज तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, बट रिलेटिवली जितना उसको काम करना चाहिए उतना वो नहीं कर रही। उसका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग्स पे। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इस पोजीशन में आपको लेटना है। लेटने के बाद आपके पैर हल्के से वाइड रहेंगे। और फिर आपको अपनी हिप्स उठा के आपको ऊपर की तरफ लेके आनी। ऊपर की तरफ लेके आप आओगे, तो उसके साथ आपको अपने ग्लूट्स मसल्स का जो है उसके साथ उसको स्क्वीज करना है। आपको सोचना है कि मैं वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे जो लोग जिम जाते होंगे या बाकी लोगों ने देखा भी होगा, वो ऐसे बाइसेप फ्लेक्स करते हैं ना, तो उस टाइम बाइसेप कैसे स्क्वीज होते हैं, वैसे ही आपको अपनी ग्लूट्स मसल भी जो है वो स्क्वीज करनी है। आपको उसको फील करना है अच्छे से, तो माइंड मसल कनेक्शन वापस बनता है। इसको भी 10 टाइम्स ऊपर जाके स्क्वीज, आपको 2 सेकंड के लिए इसको स्क्वीज करना है, और इसके भी 3 सेट करने हैं आपको। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी लोअर बैक यूज नहीं करनी है। कई लोग जिनकी लोअर बैक में बहुत पेन रहता है, वो होता क्या है कि उनकी लोअर बैक बहुत हाइपर एक्टिव होती है, वो ज्यादा काम कर रही होती है। तो इस पोजीशन में भी वो आपकी बैक ज्यादा लोड ले सकती है। तो आपने अपनी जो कोर है, आपका जो पेट है, आपने अपने पेट को इंगेज करना है, कोर मसल्स को इंगेज करना है, प्रॉपरली टाइट करना है। वो आपको जब आप छींकते हो, जब आप छींक आती है आपको, आप जब छींकने लगते हो, तो जैसे आपका पेट पूरा एकदम से टाइट हो जाता है, उस तरीके से आपको कुछ सोचना है। एंड वैसे अपनी कोर इंगेज करके फिर आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है। अगर आपके लोअर बैक पे पेन आ रहा है ये मूवमेंट करने पे, तो आपको कोर इंगेज करके फिर वो मूवमेंट करनी है। अगर लोअर बैक पे पेन आ रहा है, इसका सीधा मतलब एक ही है कि आपकी जो कोर मसल्स है वो बहुत वीक है। कोर इंगेज करके फिर आपको ये मूवमेंट करनी है। फिर हिप एबडक्शन। साइड पोजीशन में लेट के आपको अ, अपना जो भी ऊपर की तरफ पैर है उसको आपको ऊपर की तरफ उठाना है। मतलब इसमें हम वेट्स यूज नहीं कर रहे, इसमें हम ग्रेविटी यूज कर रहे हैं। तो हम ग्रेविटी की मदद से अपने साइड हिप एबडक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें भी 10 रेपिटेशंस करना है और 3 सेट करने हैं। अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो आप उसको कम कर लो, लेकिन अगर आपके लिए ये सब करना बहुत इजी लग रहा है आपको, तो आप अमेजोन से रेजिस्टेंस बैंड्स मंगवा सकते हो। 400-500 रुपए के आते हैं। उसमें 5 उसका सेट होता है। एकदम लाइट से सुपर हैवी तक वो जाता है, रेंज होता है उसका। तो आप लाइट वाले जो है वो अपने नीज के जस्ट ऊपर, नी जॉइंट के जस्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर आप वो पहनोगे। और उसको फिर अपने पैर में पहनने के बाद जब ये मूवमेंट करने आप जाओगे, ये मूवमेंट करने जब आप जाओगे, तब आपको अपने नीज जो है वो बाहर की तरफ पुश करना है, और उसके बाद फिर वो मूवमेंट करनी है आपको। ठीक है, सेम जब आप हिप अबडक्शन करने जाओगे तो आपके नीज के अराउंड आप उसको पहनोगे और फिर आप ये मूवमेंट करोगे।
तो उसमें आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वो आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर आप वो करिए। ठीक है। इसके बाद हम डेड बग करेंगे। ये स्पेसिफिकली कोर के लिए एक्सरसाइज है। इसमें भी थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। अगर आप ये सही से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़े टाइम के लिए आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि आपके लोअर बैक पे इसका असर पड़ सकता है। अगर पड़ रहा है तो यहाँ तो आप प्रॉपरली कोर एंगेज करके करिए, यहाँ तो आप इसको अभी के लिए रहने दीजिए। इसमें क्या करना है आपको, हिप्स अपनी 90 डिग्री फोल्ड करनी है। ठीक है। उसके बाद नीज आपकी 90 डिग्री फोल्ड होगी, तो 90 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे आप बना लोगे। ठीक है। हाथ आपके छाती के एकदम सामने, एकदम सीधे रहेंगे दोनों हाथ। ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, अगर आप राइट साइड वाला हाथ पीछे की तरफ लेके जा रहे हो, तो आप लेफ्ट साइड वाला पैर सीधा करोगे। मतलब हाथ ऊपर जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, एंड पैर आपका सीधा होगा, लेकिन ये पैर नीचे टच नहीं होगा और ना ही हाथ आपका नीचे टच होगा। ये करके आप वापस इस पोजीशन में आओगे, और फिर आप अपना लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ लेके जाओगे एंड राइट पैर नीचे की तरफ लेके जाओगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका पैर जो है वो जमीन के साथ टच नहीं होगा और ना ही आपका हाथ टच होगा। इसको भी आप 10 रेपिटेशंस के 3 सेट आप करिए। और उसके बाद स्क्वाट्स आता है। अगर आप, आपके घर में कोई भी है ओल्ड एज पर्सन जो कि उठ के खड़ा होके बैठ भी नहीं पा रहा अपने आप से, तो उनके लिए स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एकदम से ऐसे स्क्वाट शुरू नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए कुर्सी पे उनको बिठा के उनको बोले कि आप जितना कम सपोर्ट हो सकता है उतना कम सपोर्ट लेके आप उठने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके वो सपोर्ट कम कर देना है, और फिर धीरे धीरे करके क्या करना है कि वो खड़े होके बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं प्रॉपरली। जैसे ही वो कुर्सी को टच होगा वैसे ही वो वापस खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके फिर जब वो इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ और इंक्रीज होगी, तब हम वो चेयर भी निकाल देंगे एंड फिर वो बिना चेयर के स्क्वाट्स कर पाएंगे। तो इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता ही है कैसे करना है। दंड बैठक भी बोलते हैं इसको। तो लास्ट में मेरा यही एक, मेरा पिछली बार भी मैंने ये स्लाइड डाली थी, मूवमेंट इज मेडिसिन। मैं तो यही आपको बोल सकता हूँ, अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा, आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, आपकी मूवमेंट प्रॉपर होती रहेगी, तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर कोई आ भी गई तो उसको, आपको रिकवर करने में भी आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो मूवमेंट करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ मसल्स के लिए स्पेसिफिकली आपको अगर प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो आप उसके साथ अश्वगंधा ले सकते हैं, हेल्दी बोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। साथ में स्पेरुलिना, स्पेरुलिना में क्योंकि प्रोटीन भी बहुत हाई होता है एंड बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो अश्वगंधा, हेल्दी बोन्स एंड स्पेरुलिना, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको मैं ये 3 चीजें तो इमिडिएटली शुरू करा देता हूँ। तो अगर आप भी ये 3 चीजें नहीं ले रहे तो आप उसको लीजिए। अगर आपको कोई पेशेंट मिलता है जिसको पेन है, तो उसको भी आप ये 3 सप्लीमेंट्स दीजिए, लेकिन साथ के साथ प्रॉपर उसकी एक्सरसाइज, उसका रिहेबिलिटेशन वो होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो अपने लेवल पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आता है जिसके बारे में आप नहीं बता सकते उसको, तो आप क्लिनिक में आप फोन करके आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं हमारे साथ, एंड हम उसके बारे में आपको बताएंगे फिर। ये डीएक्सएन क्लिनिक बनाने का एक यही मकसद था कि जहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी बीमारी को लेके या डिजीज को लेके, उसके बारे में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक फ्री कंसल्टेशन होती है। उस दिन आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। जितने भी लोग कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वेडनेसडे को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक फ्री कंसल्टेशन होती है। उसके अलावा मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेके सैटरडे तक दिन क्लिनिक खुला रहता है। आप किसी भी दिन फोन करके कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होता है। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पेशेंट के साथ, किसी भी इंसान के साथ, या अगर आपके खुद के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आप अपने पर्सनल लेवल पर उसको ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप डिएक्सन क्लिनिक में फोन करके आप हमसे कंसल्टेशन लेके आप एडवाइस ले सकते हो हमारी। and आप वो एक बार करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड लास्ट में मैं खत्म करने से पहले यही बोलूंगा कि महानारायण ऑयल पे बाय वन गेट वन सेल अभी चल रही है। डॉक्टर सवेरा ने बोला था सेल करने के लिए, तो दैट्स व्हाई इट्स लाइव। अब वो कब तक होगी
वो हमें भी नहीं पता, लेकिन इस मंथ तो है। तो आप जल्दी से जल्दी महानारायण ऑयल क्लिनिक में फोन करके बुक करके मंगवा सकते हैं।